हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन। सूर्य सर अपने क्लास में सबका वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत है सबका। और कैसे हो गाइस आप सभी बच्चों को, और पढ़ाई ठीक चल रही हो या होप सो कि पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हो, वीडियोस एंड लेक्चर्स आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको बहुत इसमें बेहतरीन वीडियो और बहुत सी चीज़ें साइंस के जो जुड़े हुए कंसेप्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और पीसीएस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनको आप आसानी से कर पाएं, यही हमारा प्रयास रहेगा इसमें। हमने पिछली क्लास में गाइस डिस्कस जो किया था वो है हेल्थ एंड डिजीज जुड़े टॉपिक, और हेल्थ एंड डिजीज में हमने लास्ट क्लासेस में जो डिस्कस किया बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के बारे में बताया था। वायरल डिजीज याद होगा, हमें बताया था विषाणु जनित रोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताई थी कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ के करके बहुत बेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा आप बहुत सी विषाणु जनित बीमारियों को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने विषाणु जनित रोगों के बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो है प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, यानी प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग आप सब जानते हैं कि प्रोटोजोआ एक वर्ग है, फाइलम है हमारी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अमीबास वगैरह आते हैं, उसी के अंदर कुछ ऐसे अमीबास भी हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी हैं जो कि बीमारियां हमें करेंगे, तो मानव के लिए काफी घातक होते हैं। तो एक नटशेल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। तो प्रोटोजोन डिजीज में आप देखें, दिस इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन डिजीज यानी प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे आपसे, दिस इज तो प्रोटोजोआ जनित रोगों के विषय में अगर हम देखें, इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कंसीडर करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों में, वो है एक शॉर्टकट मेथड। फिर से वो शॉर्टकट मेथड क्या है, बीमारी को जान देंगे। सोने पे काम पाया, ठीक है, सोने पे काम पाया। तो ये एक जो है काफी शॉर्टकट मेथड है जिसको आप समझेंगे, जिसके अंदर प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में रहेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें सोने को अगर कंसीडर करते हैं, तो सोने के लिए हम स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम निद्रा रोग भी कहते हैं, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग या सोने की बीमारी, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको नॉर्मल शब्दों में, सोने की बीमारी। यानी इसमें हम व्यक्ति जो होता है वो काफी मतलब नींद में रहता है, इस प्रकार का ये रोग है। सोने के बाद नेक्स्ट है आपका पेस है। पेस से हम कंसीडर कर जो करते हैं वो है पेचिश, ठीक है। तो पेचिश जो जिसे हम लूज मोशन भी कहते हैं, डायरिया भी हम कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, ये इस कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद क से जो बीमारी आएगी वो है कालाजार। कालाजार दैट इज कॉल्ड काला आजार, राइट। इसको हम डम फीवर और लिशमेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो लिशमेनेसिस, डम फीवर या कालाजार, कुछ भी इसको हम समझ सकते हैं। देन इसके बाद म से मलेरिया, बहुत ही कॉमन रोग है ये मलेरिया, ये रहेगा हमारा, राइट, मलेरिया रहेगा। और जो पाया वर्ड है इससे हम कंसीडर जो करेंगे वो है पायोरिया, राइट।
तो ये शॉर्टकट मेथड है जिसके द्वारा हम कुछ ऐसी डिजीज जो कि प्रोटोजोआ होने वाली हैं उनको हम याद रख सकते हैं, टिप्स के ऊपर इसको याद रख सकते हैं। तो आपको ये मेथड्स, क्योंकि हम कुछ मेथड्स आपने लगातार डिस्कस कर रहे हैं, हमने आपको बैक्टीरियल डिजीज को भी याद रखने का टेक्निक बताया था, वायरल डिजीज को भी याद रखने की टेक्निक बताई थी, और अब हम आपको जो है प्रोटोजोआ को भी याद रखने की टेक्निक बता रहे हैं। तो इन टेक्निक को यूज करके आप शॉर्टकट टेक्निक के द्वारा अपने माइंड में कुछ बीमारी को याद रख सकते हैं और जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों को बारे में। अब आप देखो कि इसके अगर हम कंसीडर करें इन रोगों को, अब इसके बाद हम अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू बढ़ते हैं, वो क्या रहेगा। कंटिन्यू बढ़ाने के लिए अगर हम कुछ बीमारियों को लेकर चलते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मलेरिया रोग के बारे में पहले कर लेते हैं एक बार। देखिए जो मलेरिया रोग है यह भी काफी इंपॉर्टेंट डिजीज में काउंट होगा आपका, ठीक है। मलेरिया रोग को हम एक बार कंसीडर करते हैं। देखिए जो मलेरिया रोग है, मलेरिया जो रोग है वो कैसे रहेगा, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो शब्द है इट वॉज गिवन बाय मैकुले। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया शब्द किसने दिया है, तो इट वाज गिवन बाय दी मैकुले नाम के व्यक्ति ने मलेरिया शब्द दिया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मुताबिक समझे। और मलेरिया का जो मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मलेरिया, तो मलेरिया मैकुले के मुताबिक इसने कहा कि ये जो बीमारियां होती हैं वो दूषित वायु के द्वारा, क्योंकि अगर हम इसको एब्रिविएशन लेके चलते हैं मलेरिया का, तो मलेरिया इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। माल का मतलब है बैड, एरिया का मतलब है एयर, ठीक है, दूषित वायु। तो मैकुले ने कहा कि ये जो बीमारी होती है ये दूषित वायु को ग्रहण करने से होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा जो व्यक्ति ऐसे एरियाज में रहता है, क्योंकि मलेरिया का जो मच्छर है ये डेवलप होता है ऐसी जगह जहां पे स्टेगनेंट वाटर रहता है, यानी पानी काफी जमा रहता है, और पानी जमने के कारण एक फाउल स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इसने एक इमेजिनेशन दिया कि शायद जो व्यक्ति इस एरियाज में रहते हैं दे हैव टू इनहेल द फाउल स्मेल और दैट इज द रीजन फॉर द मलेरिया। उसने ये माना और यहां से मलेरिया शब्द शुरू हो गया। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल और आगे बढ़ते हैं तो लेटर ऑन एक और व्यक्ति है जिसका नाम है लेवरन। तो लेवरन ने एक आइडिया दिया कि ये जो रोग होता है ये दूषित वायु के द्वारा नहीं होता, ये बेसिकली एक पैथोजन है विच इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के शरीर में प्रवेश करने के बाद होता है। तो ये कंसेप्ट दिया गया लेवरन के द्वारा। तो लेवरन नाम के व्यक्ति ने कहा है, लेवरन ने कहा कि ये जो रोग है the disease caused by प्लाज्मोडियम। तो ये इसने कहा कि ये जो बीमारी है ये प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो ये कंसेप्ट दिया गया था इसके द्वारा। तो यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस व्यक्ति ने कहा कि बीमारी इसके द्वारा होगी, तो लेवरन नाम के व्यक्ति ने इसका आइडिया आपको दिया। उसके बाद नेक्स्ट इज लेवरन के बाद अनदर पर्सन जिसका नाम था, अगर हम देखें सर रोनाल्ड रोज, इसका भी बहुत नाम है। तो सर रोनाल्ड रोज जो था ये एक व्यक्ति जो कि इंडियन आर्मी के अंदर था। जब ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश हम पे राज करते थे, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये एक व्यक्ति था जो डॉक्टर था ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर। और इसने देखा, उसने एक वी कैन से दैट कि इसने डिस्कवरी की या इसका आइडिया दिया, ये रिसर्च करी और पता लगाया कि इसका जो वाहक होता है मलेरिया का इज कॉज्ड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यानी इस व्यक्ति ने बताया था सर रोनाल्ड रोज ने कि मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, राइट। तो
इस व्यक्ति ने एक आइडिया दिया कि जो बीमारी हो रही है इसका वाहक कौन है, वो है मादा एनोफिलिस। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया जाता है कि नेम द पर्सन हु गिव्स द आइडिया अबाउट द वेक्टर ऑफ द मलेरिया। तो आंसर इज द सर रोनाल्ड रोज रहेगा। इसके अलावा हु सजेस्ट दैट द डिजीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, तो आंसर इज द लेब्रेन। या हु गिव्स द टर्म्स मलेरिया, तो आंसर इज द मैकुले। तो मैकुले ने इस शब्द को दिया था। तो ये एक प्रकार की एक छोटा सा हिस्टोरिकल हमने नेचर इसका बताया है। अब आप देखें कि ये जो मलेरिया जो रोग होता है, अगर इसको देखें कि ये होता कैसे है, तो पहले आपको इसका एक आइडिया लेना चाहिए कि मादा मच्छर के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, डू रिमेंबर, क्योंकि इसका जो मेल है वो जो होता है वो पौधों का रस पीता है, यानी लीफ का जो सेल सैप है उसको कंज्यूम करेगा, वो ब्लड सकर नहीं होता। तो मेल मॉस्किटो, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज वो प्लांट सैप पीता है, वो इज नॉट अ ब्लड सकर। जबकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है शी इज अ ब्लड सकर। और दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हु कंज्यूम्स अ ब्लड दे आर कॉल्ड सैंग्निवोर्स। मैंने इसको डिस्कस भी किया था जब हमने आपको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस की थी। तो उसके अंदर आपको बताया था कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खून से अपना भोजन लेते हैं। तो इसमें मादा एनोफिलिस मॉस्किटो भी आएगी, लीच भी आएगी, जो मैंने आपसे डिस्कशन दिया था उस दिन। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मादा एनोफिलिस मच्छर की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। अब आप देखो कि ये जो बीमारी है इसके अंतर्गत मलेरिया में सर रोनाल्ड रोज का द्वारा दिया गया कंसेप्ट ये, और मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता, हमें मालूम है इसका। उसके बाद ये जो मादा एनोफिलिस मच्छर है, अगर हम इसकी एक लाइफ स्पैन यानी कि लाइफ साइकिल की बात करें, तो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, यानी इसके 2 होस्ट के अंदर मिलेगी, यानी इसके 2 होस्ट के अंदर मिलेगी। इसमें जो 2 होस्ट कौन से होंगे, 2 होस्ट होते हैं, यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के एनोफिलिस मॉस्किटो, इसके जीवन में 2 होस्ट आते हैं, यानी इसके 2, अगर हम बात करें या कुल मिलाकर हम ये समझें कि इसके अंदर या इसके अंदर हम लेते हैं जो प्लाज्मोडियम, आप इस पर समझे, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है आपके पास, इसके 2 होस्ट हैं। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, इट हैज द 2 होस्ट। इस प्रकार से आप समझें, इसके 2 होस्ट हैं, एक तो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट, और एक है जो दैट्स अ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब इसका जो जीवन है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन इज अ डाइजेनेटिक लाइफ है इसकी। डाइजेनेटिक का मतलब है इसके जीवन में 2 होस्ट आएंगे, एक तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, मादा एनोफिलिस मच्छर, दूसरा है ह्यूमन बीइंग। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, इसके अंदर जो इसके जीवन की यानी कि प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल लाइफ है वो बीतेगी। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, यानी एक जगह सेक्सुअल है और एक जगह असेक्सुअल है। तो इसलिए जिसके अंदर सेक्सुअल लाइफ बिता रहा है वो क्या है, मेल, दैट्स अ परमानेंट होस्ट है। तो ये आपका मेन होस्ट होगा प्रोटोजोन का, और ये सेकेंडरी होस्ट, तो ये सेकेंडरी होस्ट है। तो ह्यूमन बीइंग इज अ सेकेंडरी होस्ट। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन का प्राइमरी होस्ट कौन सा है, तो प्राइमरी या मेन होस्ट जो होता है वो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो प्राइमरी होस्ट है इसकी, और ह्यूमन बीइंग जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसमें इस प्रोटोजोन की सेक्सुअल लाइफ बीतती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट रहेगा।
अब कंसेप्ट क्या रहता है कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, इसका लाइफ साइकिल में कैसे रहेगा, यानी कि इसका पूरा प्लाज्मोडियम को देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले जैसे ये मॉस्किटो है, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आप सब जानते हैं इज अ ब्लड सकर होती है, सेग्निवोर्स होती है, ये खून से अपना भोजन चलाती है, ठीक है, तो ये खून पीकर अपना काम चलाती है। अब अगर हम देखें कि इसके जो जीवन के अंदर अगर हम बात करें, ये सपोज कोई गैमीट्स हैं, गैमीट्स का मतलब सेक्सुअल सेल, जैसे आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रही है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में। अब ये जो गैमेट्स हैं किसके, गैमेट्स जो है आपके, दैट इज अ पार्ट जो कि हमारे प्लाज्मोडियम के हो रहे हैं, उसके गैमेट्स है। तो ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं एंड दे मेक्स अ जाइगोट। तो आपको मालूम है जो सेक्सुअल सेल रिप्रोड्यूस जब फ्यूज होती हैं तो क्या बनेगा, जाइगोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मज। तो ये युग्मज बनेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कहां हो रही है, मॉस्किटो के, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बॉडी में या फिर पेट में, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के पेट में हो रही है ये, यानी गट में हो रही है। अब ये पूरा क्रिया उसमें होती है। तो पहले क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फीमेल एनोफिलिस के पेट में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, युग्मज बनेगा, और ये जो युग्मज होते हैं ये लेटर ऑन क्या बनाएंगे, ऊकाइनेटे। तो ऊकाइनेटे एक स्टेज का नाम है जो कि जाइगोट की बाद की अवस्था है। तो ऊकाइनेटे जो है ये अनडेवलप फेस होती है, यानी कि इसकी, और लेटर ऑन ये ऊकाइनेटे के बाद ऊसिस्ट नाम का एक, यानी कि सिस्ट का, यानी कि आप देखिए इसके अंदर ये सारे के सारे जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो एक सिस्ट वॉल के अंदर कवर्ड होते हैं। ये देखिए ऊपर भाग कवरिंग है, इसको सिस्ट कहेंगे। तो सिस्ट के द्वारा कवरिंग है, तो जिस स्टेज को हम ऊसिस्ट का नाम देंगे, ठीक है, यानी इसका जो सेक्सुअल सेल बन गई इसके अंदर ऊसिस्ट फेस आएगी, और ऊसिस्ट लेटर ऑन क्या होगा, स्प्लिट, यानी कि जो रैप्चर करेगी, यानी कि जब ये मैच्योर हो जाएंगे इसके अंदर क्या मिलेंगे, स्पोरोजोइट्स। तो जब ये स्पोरोजोइट्स जो है ये मैच्योर हो जाएंगे, देन ये उस सिस्ट जो है ये रैप्चर होगा, ये फट जाएगा, और फटने के साथ ये बर्स्ट होगा, और फटने के साथ इट रिलीज स्पोरोजोइट्स। तो आप देखें ये जो है स्पिंडल शेप में ये स्पोरोजोइट्स होते हैं, राइट। और ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये बेसिकली जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, इसकी सैलिवा के अंदर होते हैं, राइट। और स्पोरोजोइट जो है इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, यानी मलेरिया परजीवी की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो उसको हम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजाइट। तो स्पोरोजाइट ये इन्फेक्टिव स्टेज है, इसमें ये रिलीज होगा स्पोरोजाइट्स के अंदर, और मादा मच्छर के सलीवा के अंदर है। अब लेटर ऑन जब मादा मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को, दैट मीन्स अब ये ह्यूमन बीइंग है, इसको इसने बाइट किया, तो बाइट करने के साथ ये सारे स्पोरोजोइट जो है ये रिलीज कर देगी इस व्यक्ति की बॉडी में, ठीक है, उस व्यक्ति की बॉडी में इसको रिलीज कर देगी। और रिलीज करने के बाद अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, दीज स्पोरोजोइट आप देख पा रहे हैं स्पिंडल शेप में जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये इसके अंदर, तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये एंटर करेंगे ह्यूमन बीइंग के लीवर सेल में, यानी यकृत कोशिका में एंटर करके, मानव की यकृत यानी कि लीवर में एंटर कर जाएंगे, और यहां लीवर में ये अपना समय बिताएंगे। दे पास ऑन देयर लाइफ इन द ह्यूमन लीवर सेल, ठीक है। तो ह्यूमन लीवर सेल में कुछ समय के लिए रहेंगे, ओके, और उसको प्री स्टाइजोइंट फेस भी कहा जाता है। और ये यहां पर रहेंगे, रहने के बाद देन ये एंटर हो गया, आगे बढ़ेंगे इस लीवर सेल के अंदर, उसको रैप्चर कर देंगे, और उसके बाद ये मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डू रिमेंबर, स्पोरोजोइट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मीरोजोइट फेस, ठीक है। को कहां पे हो रही है, लीवर सेल, यानी ये सारे के सारे आपकी लीवर सेल के अंदर है।
अब लीवर सेल जो है जब इसके अंदर मीरोसाइट्स काफी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, स्पोरोसाइट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मीरोसाइट फेज, देन द ह्यूमन लीवर सेल गेट बर्स्ट। उसके बाद उससे जो ह्यूमन लीवर सेल जो है उसमें फटेंगी और फटने के साथ बहुत सारे मीरोसाइट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। अब जो मीरोसाइट्स रिलीज हो गए तो दीज मीरोसाइट्स एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं, उनमें प्रवेश करके कौन, मीरोसाइट्स। तो ये हमारा क्या है, ये मीरोसाइट्स है, किसकी फेस है, ये मीरोसाइट्स प्लाज्मोडियम की फेस है। तो मीरोसाइट्स इसमें एंटर कर गया आरबीसीज के अंदर, और यहां पे एंटर करने के बाद रेड ब्लड सेल, अब क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही डेवलप हो रहा है और डेवलप होते हुए ये मूव करेगा जब इससे बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दिस कॉल्ड मल्टीपल फिशन। याद रखिएगा, इसको हम मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। तो मल्टीपल फिशन जो हो रहा है वो किसमें होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर। और प्लाज्मोडियम जो है मीरोसाइट फेज के अंदर जब होगा तो मल्टीपल फिशन करेगा और एक से अनेक बन जाएंगे, और एक से अनेक बनने के बाद फिर ये कहां जाएगा, इट गोज टू द रेड ब्लड सेल्स के अंदर डेवलप हो गए बहुत सारे, और लेटर ऑन दीज रेड ब्लड सेल्स गेट रैप्चर, ये रैप्चर हो गया, फट गया, ठीक है, और फटने के साथ बहुत सारे मीरोसाइट्स में, ये देखिए ये मीरोसाइट्स हैं, ये सारे रिलीज हो रहे हैं और रिलीज हो गए, राइट। इस टाइप से ये साइकिल फिर से जाएगा। अब बहुत सारे मीरोसाइट्स बन गए, अब उनमें से फिर से जो मीरोसाइट्स हैं कुछ जो अगेन आरबीसीज में जाएंगे और वहां पे फिर से जाके एक से अनेक बन जाएंगे। तो दैट्स अर्थोसाइटिक फेज भी इसकी चल रही है, आरबीसीज के अंदर भी इसका क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है, किसका, प्लाज्मोडियम की फेज का। तो उसके बाद अब जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा तो आप देखें कि इसमें जब कंटिन्यूटी हो रही है तो कुछ मिरर जो आरबीसीज हैं उसमें ये गैमेट्स भी बनाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के गैमेट्स बन गए, प्लाज्मोडियम के गैमेट्स बन गए। तो प्लाज्मोडियम गैमेट्स जो है मीरोसाइट फेज के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, और ये जो गैमेट्स हैं आरबीसी के साथ अटैच हैं, और लेटर ऑन जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, यानी उस ह्यूमन बीइंग को जिसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, उसको जब ये बाइट करेगी तो ये गैमेट्स जितने भी हैं, गैमेट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये ब्लड के द्वारा इसकी बॉडी में चले गए, किसके, एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में चले गए। अब जब इसकी बॉडी में आ गए तो इसके आने के बाद इसके गट में जाएंगे, इसके पेट में जाएंगे, और पेट में जाने के बाद जो गैमेट्स थे दे गेट्स फ्यूज टुगेदर, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और यानी निषेचन करेंगे, और निषेचन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे, युग्मज बनाएंगे। फिर युग्मज बन गए, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, ओकाइनेटे बनेगा, ओकाइनेटे oocyst बनेगा, oocyst से स्पोरोजोइट्स बनेगा, और स्पोरोजोइट्स जब बन गया तो स्पोरोजोइट्स जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सैलिवा के अंदर, ठीक है, जब आ जाएगा, और जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी व्यक्ति को बाइट करेगी तो उसके सैलिवा के अंदर जो ये होंगे स्पोरोजोइट्स, दे गेट्स एंटर इनटू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी उसकी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे, और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाने के बाद फिर उसके लीवर सेल में जाएंगे, यानी हेपेटिक सेल्स में जाएंगे, हेपेटिक सेल्स में जाकर फिर वो एक से अनेक होंगे, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड मीरोसाइट फेज, ठीक है, और उसके बाद फिर वो एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर, और आरबीसीज के अंदर वो लगातार एंटर करके मीरोसाइट्स बना करके, और फिर उसी के बाद मीरोसाइट्स के बाद गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, और यही गैमेटोसाइट्स फिर से जो बाइट करेगी फीमेल एनोफिलिस, तो वो हमारे ब्लड के साथ जो गैमेटोसाइट्स बनेंगे वो फिर उसके पेट में जाएंगे और जाकर फिर से फ्यूजन होगा, और इस तरह से साइकिल लगातार चलती रहती है। तो इसलिए हमें जो प्रॉब्लम होता है वो कब होता है कि यानी कोई ऐसी फीमेल एनोफिलिस अगर हमें बाइट करे जिसके बॉडी के अंदर स्पोरोसाइट्स फेस है, यानी स्पोरोसाइट्स हैं, तो अगर ये स्पोरोसाइट्स के रूप में हमें बाइट करती है देन दे रिलीज द स्पोरोसाइट्स इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो हेल्दी ह्यूमन के ब्लड में उसको स्पोरोसाइट्स को डाल देगी। यही स्पोरोसाइट्स बाद में जाकर क्या बनाएंगे, मीरोसाइट्स, और मीरोसाइट्स से गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स लेकर ऑन फिर उसे फीमेल एनोफिलिस के अंदर चला जाएगा। तो ये एक ह्यूमन बीइंग की साइकिल है, ह्यूमन बीइंग के साथ जो प्लाज्मोडियम की साइकिल है। तो प्लाज्मोडियम आप समझ सकते हैं इसके दो पार्ट हैं, यानी प्लाज्मोडियम में कुछ जीवन जो है वो मच्छर की बॉडी में निकलता है और कुछ जीवन ह्यूमन की बॉडी में निकलता है। सो दैट इज द रीजन इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम डाइजेनेटिक लाइफ के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया जाता है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन की जीवन काल या जीवन जो है वो किस प्रकार
प्रकार का, तो इट्स अ काइंड ऑफ डाइजेनेटिक, जिसका मतलब है इसका जीवन 2 होस्ट के अंदर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फीमेल एनोफिली जो है इसका प्लाज्मोडियम कौन सा होस्ट है, दैट्स प्राइमरी होस्ट है या सेकेंडरी होस्ट है। तो डू रिमेंबर इट्स अ प्राइमरी होस्ट। क्यों प्राइमरी होस्ट है? क्योंकि इसके अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इसके लिए प्राइमरी होस्ट कहलाएगा। दूसरा, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये असेक्सुअली हो रहा है, असेक्सुअली मल्टीपल फिशन हो रहा है। मल्टीपल फिशन इज एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक विधि है, दैट इज अलैंगिक प्रजनन है। इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन, यानी असेक्सुअल प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हो रहा है प्लाज्मोडियम का, इसलिए ह्यूमन बीइंग क्या होगा? इसका सेकेंडरी होस्ट होगा और उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज समझेंगे, इस लाइफ साइकिल के साथ कुछ और भी हम ऐड अप करेंगे। देखिए, अब जब हमारी बॉडी में आ गया, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में लगातार जब फीवर होता है, और फीवर जो है इसका सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स में 4 to 5 days, 4 to 5 days fever with chill and shivering, with chill and shivering, ठीक है। तो ठंड और कपकपी के साथ हमें जो है वो बुखार आता है, क्योंकि उस दौरान मीरोसाइट्स जो है ये डेवलप हो रहे होते हैं, तो इससे ठंड और कपकपी के समय फीवर आएगा। और इसके बाद अगर आप देखें इसकी जो जांच है, PS फॉर MP, ये टेस्ट का नाम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास समझना, PS फॉर MP का मतलब पेरिफेरल स्मीयर फॉर पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट, फॉर मलेरियल पैरासाइट, ये इसका टेस्ट का नाम है, ठीक है। तो जब ये हो जाता है सिम्टम्स, तो फिर जांच होती है, खून की जांच होगी, और उसके बाद इस मलेरियल पैरासाइट का पता चलता है हमारे ब्लड के अंदर है, और ब्लड के अंदर आप देखिए जो मलेरियल पैरासाइट है उसका कौन सा रूप मिलेगा आपको? मीरोसाइट का रूप मिलेगा। तो मीरोसाइट के अंदर इसके दिखाई देंगे आपको, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद अब क्या होना है? उसके बाद क्या होना है कि मलेरियल पैरासाइट जो है, अब आप मेडिसिन का यूज करते हैं, तो उसकी दवा के रूप में, तो इसकी जो दवा है, तो दवा के रूप में हम क्विनैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विनैन दवा मलेरिया रोग में दी जाती है। तो दवा की बात करें तो मलेरिया की जो दवा है वो क्विनैन होती है, और क्विनैन दवा जो होती है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। ये बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, जिसका मतलब है सिंकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है। ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, सिंकोना वृक्ष की छाल से तैयार है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया है कि सिंकोना वृक्ष की छाल से, कि जो क्विनैन दवा है वो किस प्लांट से तैयार की जाती है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंकोना ट्री। दूसरा क्वेश्चन कि सिंकोना वृक्ष के कौन से भाग से इसको तैयार किया जाता है? तो इट इज बाय द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री, यानी उसकी छाल से, उसकी टहनियों से, उसके फूलों से या उसके पत्तों से, तो आंसर क्या आएगा? उसकी छाल से तैयार की जाएगी। और छाल जो होती है आपको मालूम है, इट इज आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। तो डेड सेल का बना होता है ये, ठीक है। पूरी तरह से इसको बार्क कहा जाता है, फाइलम भी कहा जाता है, तो ये इसके कंसेप्ट से जुड़ेगा। उसके बाद जो ये हमने दवा इसके लिए दी है, इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि मलेरिया की हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। मलेरिया की देखिए रोकथाम जो कर सकते हैं, तो उसके लिए आप तो पहली बात ये मच्छरों को अपने घर के आसपास तैयार ना होने दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पानी कहीं घर के आसपास इकट्ठा ना हो, आपके जो ड्रेन्स हैं वो खाली होने चाहिए, ज़्यादा उसमें भरे ना हो और कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। पहली तो ये चीज़ें ध्यान आपने देनी है। कहीं भी पानी आपके आसपास अगर अनकवर्ड है और ढक के नहीं रखा गया है तो वहाँ भी मच्छर तैयार होते हैं, लेकिन चाहे वो मच्छर डेंगू का हो, डेंगू भी खतरनाक है, तो ये दोनों ही चीज़ों को ध्यान आप रखें। तो इनका जो ग्रोथ है, क्योंकि याद हो हमने डिस्कस किया था, ये जल बॉर्न यानी जल जनित रोग की श्रेणी में भी आता है। तो अब आप देखें, ये अगर आपने कर दिया है
दूसरा, अगर आपके पास कोई उपचार नहीं है, यानी कि ड्रेन्स आपके पास अनकवर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वहां पर आपने देखा ऑयल का स्प्रिंकल्स किया जाता है, ऑयल को छिड़क देते हैं। ठीक, अब देखो बहुत से कर्मचारी आते हैं जो उसके पास स्प्रेयर होता है, उसको वो डाल देते हैं उनके ओपन ड्रेन, जो ड्रेन्स हैं तो उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो उसको डालने से क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, उसे डालने से तो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मॉस्किटोस होते हैं, दिस सेट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड दे रिलीज देयर एग ऑन द वाटर सरफेस, पानी की सरफेस पे अपने अंडे भी देते हैं। अब जब अंडे देते हैं तो अंडों से क्या होता है, फिर बाद में जो मॉस्किटो को रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इसलिए जब ये अपने अंडे देते हैं पानी की सतह के ऊपर, तो पानी की सतह के ऊपर एक कंसेप्ट है विच इज सरफेस टेंशन, जो फिजिक्स में हमने पढ़ा भी है, सरफेस टेंशन, राइट, जिसको पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही मॉस्किटो आसानी से पानी की सतह पर बैठ जाता है और अपने अंडे भी रिलीज कर देता है, अपने एग भी रिलीज कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर वहां पर आपने ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने से क्या होगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, और सरफेस टेंशन खत्म होने के कारण अब ना तो मॉस्किटो उस पर पानी में बैठ पाएगा, क्योंकि उसको जो सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव तो खत्म हो चुका पानी का, अब उस पर बैठ भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात क्या होगा कि उसके अंदर जो एग उसने रिलीज किए थे सरफेस के ऊपर, दे गेट सिंक्स, तो वो डूब जाएंगे। ठीक है, पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे। कारण यही है क्योंकि उसके अंदर जो पानी में डाल दिए तो वो सिंक हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन खत्म हो गया। अब जो सिंक हो जाएंगे, दूसरी बात कि अब वो सब सिंक हो गए तो मर जाएंगे, उसके वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, उसके जो लार्वा या प्यूपा जो है वो बिल्डअप ही नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ से मच्छर को आपने खत्म कर दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक और भी है, तो पानी सतह पर जब आपने जो ऑयल डाल दिया, तो ऑयल डालने से क्या होगा कि वहां पर मच्छर, जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी पानी में, और जब पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होना बंद होगा तो पानी में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि पानी के अंदर जो वाटर पॉल्यूशन है उसको लेवल को कंट्रोल करते थे। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल डाई, तो वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपने मच्छरों को कंट्रोल किया, लेकिन उसके साथ साथ जो मॉस्किटो थे, जो पानी में रहने वाले माइक्रोब्स थे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में वो भी मर गए। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें खाली आपने एक फायदा किया है, मच्छर तैयार नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान भी है कि उसके अंदर वो मर भी जाते हैं, यानी कि डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दूसरे माइक्रोब्स भी किल हो जाते हैं। तो इसलिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया है, कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो ब्लड क्यों सक करती है, पानी जो खून क्यों पीती है, रीजन क्या है? तो क्यों खून पिएगी, उसका रीजन ये है क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स के बाद जो जाइगोट बना है, ठीक है, तो गैमेट्स के दौरान उसके जो गैमेट्स उनको भोजन देने के लिए, उनको ब्लड यानी कि उनको न्यूट्रिशन देने के लिए जो फीमेल एनोफिलिस है सक्स ऑफ ब्लड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल एनोफिलिस suck blood to nourish their egg in gut, यानी अपने पेट में जो एग है उनको नरिश करने के लिए वो ब्लड पीती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर हमने ऑयल का स्प्रिंकल किया। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपने पानी में ऑयल भी नहीं डालना तो उसका वाटर पॉल्यूशन का आपका जो माइक्रोब्स किल हो जाएंगे, तो हम क्या अलग दूसरा तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। उसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि आप पानी में ऐसी मछलियों को डेवलप कर सकते हैं जो कि मच्छर के अंडे या लार्वा खाती हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूशिया एफिनिस, कंज्यूम मॉस्किटो एग एंड लार्वा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी गैम्बूशिया एफिनिस नाम की जो मछली है ये मच्छर के अंडे और लार्वा को खा जाती है
और जिसके कारण अगर आपने पानी में इस मछली को रखा है तो नेचुरली अब मच्छर तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंडे या लार्वा को खा जाएगी। जब वो खाई जाएगी तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसके अंदर ये चीजों को डिस्कस किया, राइट। तो इस टाइप से हमने इसमें डिस्कस किया कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गम्बूशिया एफिनिस नाम की जो मछली है, इट कंज्यूम्स द एग एंड लार्वा ऑफ द मॉस्किटो, और नेचुरली इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे पानी आपका जहाँ पे रहता है, जहाँ पे मच्छर के अंडे या मच्छर जो है वहाँ पे काफी अपने एग लेस करते हैं, उसके अंदर इसको रखें। जैसे आपके एक्वेरियम हो गए या आपके बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, फाउंटेन्स लगे होते हैं, वहाँ पे पानी काफी स्टोर रहता है, ठीक है। तो ऐसी मछलियों को वहां पे रखा है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेम द फिश विच कंज्यूम्स द एग एंड लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। द आंसर गोस टू द गैम्बूशिया एफिनिस नाम की मछली है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जनरेट हुआ। तो हमने यहाँ पर मलेरिया से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मलेरिया से जुड़ी हुई जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, उसको डिस्कस किया, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया से जो आते हैं। इसकी डिजीज के अंदर आपका दवा के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए क्विनाइन दवा या किस पौधे से तैयार की जाती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री के कौन से भाग से तैयार की जाएगी? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। तो ये जनरली कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर के बहुत फेवरेट है और बहुत से क्वांटिटी में उसको देकर आता है क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको मार्क्स छीनने हैं वहां पर, ठीक है। आपको ध्यान दीजिएगा, मार्क्स को प्यार से नहीं देता। चाहे आपने स्कूल के एग्जाम दिए हो तो भी आपने देखा मार्क्स तो एग्जामिनर का मोटिव ही होता है कि बच्चे को अच्छे से नाप तोल के नंबर दिए जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इस फॉर्म से अपने आंसर्स लिखने पड़ते हैं या उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के देने पड़ते हैं कि आपको वो मजबूरी से मार्क्स दे, क्योंकि अब तो वैसे कंप्यूटराइज पेपर चेक होता है, आप सब जानते हैं। अब तो सामने एग्जामिनर ही नहीं बैठा हुआ, उसे पूरा सॉफ्टवेयर एडेड है कि कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या है, सब पूरा एड है। तो इसलिए अब तो ह्यूमन एरर का इश्यू नहीं है। लेकिन कोशिश ये करेंगे सिलेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि पेपर जो सेट होता है वो तो एग्जामिनर करता है सेट, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से डालता है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान ये देना है कि चीजें आपके साथ चलें, यानी कि आपके कंट्रोल में हो, ठीक। वो तभी हो पाएगा कि अगर आपने लगातार जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की होगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का प्रैक्टिस किया होगा, टाइम मैनेजमेंट देखा होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपने जो वीडियोस हैं या लेक्चर्स उनको प्रॉपरली आपने सुना होगा, समझा होगा, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम जो है मुश्किल नहीं है। और पीसीएस एग्जाम या जो ये हम एग्जाम देते हैं इसके वगैरह के, ये तो बहुत आसान खेल है आपके लिए। तो साइंस पार्ट के लिए मेरा प्रयास यही है कि आपको इतना स्ट्रांग बना दो साइंस के अंदर कि आपको कहीं और दिक्कत ही ना आए, किसी और जगह जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये हमारा एक मोटिव है, क्योंकि साइंस से सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आती है बच्चों को, इसलिए हमारा मोटिव है कि साइंस में आपको स्ट्रांग बना दी जाए। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया है मलेरिया रोग के बाद, जो नेक्स्ट डिजीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीमारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम जो रहेंगी जो नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर द मलेरिया, यानी कि प्रोटोजोन डिजीज हमारे चल रहा है बच्चों। प्रोटोजोन डिजीज, राइट, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोगों में तो प्रोटोजोआ जनित रोगों की श्रेणी में आप देखें, जो सेकंड जो डिजीज रहेगी हमारी, राइट, जो सेकंड डिजीज रहेगी हमारी वो है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, जिसको निद्रा रोग भी कहा गया है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जिसको निद्रा रोग कहा गया है। और ये जो बीमारी होती है, ये जो बीमारी होती है, इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन विच इज कॉल्ड ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा, ठीक है। तो ट्रेपेनोसोमा नाम का प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। और स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर है इज कॉल्ड सीसी फ्लाई, इज नोन एज सीसी फ्लाई,
जिसको सीसी मक्खी भी कहते हैं, राइट। तो सीसी मक्खी जिसको इसकी वाहक होगी, अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्लीपिंग सिकनेस जो है उसको सीसी मक्खी या सीसी फ्लाई जो है उसके बॉडी में ट्रेपेनोसोमा रहेगा, ठीक है, ट्रेपेनोसोमा इसकी बॉडी में रहता है, राइट। अब आप देखें जब ये मक्खी किसको बाइट करेगी तो वो ट्रेपेनोसोमा को उस व्यक्ति की बॉडी में डाल देगी और देन ट्रेपेनोसोमा बॉडी में जाने के बाद उसके बॉडी में उसको जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में को प्रभावित कर देता है, ठीक है। ब्रेन में जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसमें जाकर डेवलप करता है और उसके बाद व्यक्ति को ब्रेन को प्रभावित करेगा और ब्रेन जो है वो कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोशी में रहता है, अनकॉन्शियस स्टेट में रहेगा, राइट। तो ये इसका नुकसान है। तो ये जो बीमारी है ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीपिंग सिकनेस किस प्रकार का रोग है, तो आंसर इज अ प्रोटोजोआ डिजीज है। किस प्रोटोजोआ से होती है, देन आंसर गोज टू ट्रेपेनोसोमा नाम का जो प्रोटोजोआ इस रेस्पॉन्सिबल है। या स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है, तो सीसी फ्लाई है, यानी कि सीसी मक्खी है, जिसको वो इसकी वाहक होती है, राइट। देन इसके अलावा ये प्रभावित किसको करता है, ये प्रभावित भाग कौन सा है, तो उसको ब्रेन, तो ब्रेन को ये प्रभावित करेगा रोग। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज अ कालाजार। काला आजार जिसको डमडम फीवर भी कहा गया है, डमडम फीवर और लिशमैनियासिस, ठीक है। तो इसके नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। इसको ब्लैक सिकनेस भी कहा जाता है, ब्लैक सिकनेस, राइट। अब ये जो बीमारी होती है कालाजार या डमडम फीवर या लिशमैनियासिस, जूस भी हम बोल रहे हैं इसको, तो बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय द लिशमैनिया। तो लिशमैनिया नाम का जो प्रोटोजोआ होगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, वो इस रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिशमैनिया नाम का प्रोटोजोआ। और इसके बाद इसमें आप देखें कि इसका जो वाहक है, इस डिजीज का जो वाहक होगा, वाहक यानी वेक्टर, तो वो कौन है इस रोग का वाहक या वेक्टर की बात करें तो कौन रहेगा, इट इज कॉल्ड सैंड फ्लाई, जिसको बालू मक्खी कहा गया है। ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो सैंड फ्लाई या बालू मक्खी इस रोग की रिस्पॉन्सिबल होगी और इसके लिए जो प्रभावित अंग होगा तो स्प्लीन, लीवर अरेंजमेंट, स्प्लीन एंड लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तेली बढ़ जाती है, लीवर बढ़ जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट पड़ता है इसका, तो ये इसके साथ इश्यूज हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड भी प्रभावित होती है। तो इस टाइप से हमने इन रोगों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। आफ्टर दिस कालाजार के बाद, क्योंकि दोनों ही बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाद नेक्स्ट डिजीज पे हम बात करेंगे। और प्रोटोजोन डिजीज में जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी वो है अमीबाइसिस। जो अमीबाइसिस नाम की जो बीमारी है, इट इज कॉज्ड बाय द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसको शॉर्टकट में हम EH भी कहते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबाइसिस हो जाएगी। और अमीबाइसिस जो बीमारी है ये जो गंदे, क्योंकि ये जो अमीबा है इट इज प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में होता है। और जनरली क्या होता है, जो गांव देहात में जहां पे पीने का जल नहीं है तो लोग कई बार तालाब का पानी पी लेते हैं, तो तालाब के पानी में इसकी प्रेजेंस होती है। और ऐसा पानी पीने के बाद व्हाट हैपन, ये हमारे जो ओरल ट्रैक से यानी ओरल रूट से होता हुआ हमारे इंटेस्टाइन
योर स्टमक, यानी कि पेट और आंत में चला जाता है, तो पेट और आंत को जाके ये प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये उसमें रहता है, पेट या आंत के अंदर रहेगा ये। और इसके बाद इसका जो काम होता है, ये हमारे पेट और आंत के अंदर एक चीज और समझ लीजिएगा, ये हमारी जो ब्लड है, ब्लड सेल को रैप्चर करता है, यानी कि उसको फाड़ देता है, और यानी कि जिसको होता है ब्लड को डैमेज कर देता है, ब्लड को खत्म करता है, और इसके कारण कई बार एनीमिया जैसा कंसेप्ट भी हो सकता है व्यक्ति को, यानी कि रक्तता भी उसके अंदर हो जाती है। तो ये इसका जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। और ऐसे केसेस में जो पेट में दर्द का रहना, या हम कह सकते हैं उसको लूज मोशन रहना, तो ये जनरल क्राइटेरिया है। तो उसको लूज मोशन, स्टमक एक, पेट में दर्द का होना, ठीक है, तो ये इसके जनरल फीचर्स काउंट होंगे अमीबाइसिस के अंदर। अमीबाइसिस को हम इसको पेचिश भी कहते हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ नेम ऑफ पैथोजन, जिसके कारण होगा। और इसके बाद एक लास्ट डिजीज और हम डिस्कस करते हैं, वो है पायोरिया। जो पायोरिया नाम का जो रोग है, पायोरिया नाम का जो रोग है, इट इज कॉज्ड बाय द एंटीमीबा गिंगवेलिस। एंटीमीबा गिंगवेलिस नाम का जो प्रोटोजोआ है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, राइट। और इसका जो प्रभावित अंग है, इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है वो है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या मुख गुहा, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, राइट। और इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी में क्या होता है, जो इस बीमारी में गम्स ब्लीडिंग, टीथ सेंसिटिविटी, दांतों पे सेंसिटिविटी हो जाती है, बैड स्मेल फ्रॉम माउथ, मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और गम्स में पस हो जाती है, मसूड़ों में पस भी हो जाती है, गम्स में पस भी हो जाती है, यानी मवाद जिसे हम कहते हैं। तो ये इसके साथ पाए जाने वाले सिम्टम्स हैं इस बीमारी में, यानी जिसको पायोरिया हो जाता है। बहुत बार सुना होगा कि पायोरिया हो गया, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स हैं ये। तो इसमें जो उनके मसूड़ों से खून आना, या दांतों में सेंसिटिविटी हो जाना, या उससे स्मेल आना शुरू हो जाता है, मुंह में पस हो जाती है उनके मसूड़ों के अंदर, ये इसके जो सिम्टम्स हैं। और इस बीमारी का जो संचारण है, इस बीमारी का जो संचारण है, इट इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या शेयरिंग ऑफ फूड एंड वाटर, शेयरिंग ऑफ फूड एंड वाटर विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, या किसिंग। तो इसके द्वारा बीमारी जो है ये नेक्स्ट व्यक्ति को पास हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है इस रोग से और आप उसका भोजन पानी शेयर कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, या आपका किसिंग का आपका कुछ है, तो ऐसा भी बीमारी आगे व्यक्ति को पास ऑन हो सकती है, पायोरिया से जुड़ा हुआ रोग। तो इस टाइप से आज हमने जो डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है सारे जो प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। और बहुत ही गंभीर कुछ रोग थे ये, जिनके बारे में एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन लेकर आता है। उसका फेवरेट टॉपिक है ये, कुछ फेवरेट चीजें उसमें डिस्कस, बीमारी उसमें बहुत है, लेकिन हमने सिर्फ डिस्कस वही किए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, और आपको कोई चीज इसमें क्लियरिटी से समझ आई होगी। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम इसमें कंटिन्यू करेंगे इसी बीमारी को, टॉपिक को लेकर, राइट। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि हम जो जहाँ पे आप रहेंगे स्वस्थ होंगे, सुखद होंगे, सुरक्षित रहेंगे। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।